नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात का मौसम अब मुकम्मल तौर पर गुजर गया है। जून तुम मरकजी हुकूमत भी बन गई है, लेकिन इस वक्त मुझे मुसलमानों के सियासी फुकदान को लेकर कुछ अहम बात करनी है। 2024 के इलेक्शन को लेकर इस बार मुसलमानों में संजीदगी देखी गई। साबिका इलेक्शन के मुकाबले में इस बार मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। खुसूसन कर्नाटक के सियासी हालात पर हम नजर डालें तो मुसलमानों की सियासी बेदारी पर खुशी भी होती है और अफसोस भी होता है। मुसलमानों ने तकरीबन 80% वोटिंग की है, जो पिछले इलेक्शन के मुकाबले काफी ज्यादा है। नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब ने मिलकर अच्छी वोटिंग की है और ये बात भी काबिल तारीफ है कि किसी सियासी पार्टी से 1 रुपए की मदद मुसलमानों ने नहीं ली है। पूरी ईमानदारी के साथ अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल मुसलमानों ने किया है। इसमें उलमा कराम और मसाजिद के जिम्मेदारान की खूब मेहनत रही है और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मुसलमानों के वोट खालिस कांग्रेस के झोली में गए हैं, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर देखते हैं और जमहूरियत के दिफा की गरज से मुसलमानों ने जो अपना किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। लेकिन अब यहाँ इलेक्शन के नताइज पर अगर नजर डाली जाए तो मुसलमानों की इस मेहनत पर अफसोस होता है कि आखिर मुसलमानों की बेलौस मेहनत का क्या सिला मिला। कर्नाटक में कांग्रेस की कई सीटें हार गईं, जबकि बीजेपी की सीटें ज्यादा जीत गई। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अब इलेक्शन है तो कोई हारेगा, कोई जीत जाएगा। हमने अपनी सी कोशिश की है, अब अगर कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं तो इसमें हम क्या करें। बिल्कुल किसी का हार जाना या जीत जाना आम बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के अक्सर उम्मीदवारों की हार कांग्रेस की बाहमी नाइत्तेफाकी से हुई है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी इस मामले को लेकर कर रहे हैं। हाल ही में तुमकुर में बीजेपी एमएलए सुरेश गौड़ा ने बताया कि डीके सुरेश को साजिश के तहत हराया गया है और इसमें कांग्रेस के ही नेताओं का हाथ है। अब इस बयान को बीजेपी की साजिश कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का इस पर खामोश रहना भी सवाल और शक पैदा करता है। धुआं उठा है तो मुमकिन है कहीं आग भी लगी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो फिर ये मुसलमानों के साथ एक मजाक है। आपने अपने बाहमी तनाज़ा से एक दूसरे को हराने और गिराने में लगे हो और इधर मुसलमान आपकी जीत के लिए बेलौस मेहनत कर रहे हैं। ऊपर से मुसलमानों पर कांग्रेस हिमायती होने का इल्जाम भी है। ऐसे में कांग्रेस की बाहमी नाइत्तेफाकी के चलते नताइज अगर खिलाफ आते हैं तो ये एक तरह की मुसलमानों की हार है और कांग्रेस का मुसलमानों को लेकर एक भद्दा मजाक है। मुसलमानों का मानना है कि ये इनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसा काम है। इसका मतलब यह है कि आप मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर अब मुसलमानों को भी आपकी हिमायत से पहले सोचना पड़ेगा। वैसे एक अलमिया ये भी है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान खुले तौर पर इनके साथ न रहे। अक्सर कांग्रेस उम्मीदवार मुसलमानों के इलाकों में कैंपेन भी एहतियात से करते नजर आते। उम्मीदवार खुद उस कैंपेन में अक्सर गायब होता है, उनके कुछ चेले ही कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी आपके साथ, लेकिन जहां आप खुलकर कैंपेन करते हो वहां से भी आपको वोट नहीं आते, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कौन वफादारी कर रहा है और आप किसे वफादार समझ रहे हो। खैर, ये सब तो नताइज के बाद का दुखड़ा है, जबकि सबसे पहले तो यहाँ मुसलमानों का भी एक बड़ा अलमिया कि मुसलमान अपना सियासी विकार बनाने को लेकर बिल्कुल ही फिक्रमंद नहीं। सियासी बेदारी के नाम पर सिर्फ एक पार्टी को वोट देना नहीं है, बल्कि सियासत में मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए और मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए,
कांग्रेस ने कर्नाटक में कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? मुसलमान रहनुमा इलेक्शन से पहले इस बात पर क्यों सवाल नहीं उठाते? कांग्रेस से ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों को टिकट दें तो हम आपकी हिमायत करेंगे? मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर कब तक हमारे वोटों पे राज किया जाएगा? आखिर कब तक गुलामी में हम मुब्तला रहेंगे? कर्नाटक में तकरीबन 35 लाख आबादी वाले लिंगायत समाज के 7 एमपी चुने गए। 60 लाख आबादी वाले वक्कलिगा समाज के 5 एमपी, वहीं 14 लाख आबादी वाले ब्राह्मण समाज से 3 एमपी और यहाँ 75 लाख से 1 करोड़ आबादी वाले मुसलमानों का पूरी रियासत में एक भी एमपी नहीं। ये शर्म से डूब कर मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए, और यहाँ कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। इस बार कर्नाटक से लोकसभा के लिए कुल 28 सीटें, बीजेपी 25 सीटों पर लड़ रही थी, जेडीएस 3 सीटों पर लड़ रही थी और कांग्रेस पूरे 28 सीटों पर लड़ रही थी। यानी कुल 56 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुसलमान एमपी 0। हाँ, कांग्रेस से बेंगलुरु सेंट्रल हलके से एक मुस्लिम उम्मीदवार मंसूर अली खान को टिकट दी गई थी। अफसोस कि वो भी हार गए। अब उनकी हार के पीछे भी अपनों का ही हाथ बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि मंसूर अली खान के रहमान खान के फर्जंद है और के रहमान खान पर अमानत बैंक घोटाले का इल्जाम भी है, जिसके चलते मुमकिन है अवाम ने मंसूर अली खान की पजीराई नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि सीके जाफर शरीफ के बाद से लेकर आज तक एक भी मुस्लिम एमपी कर्नाटक से नहीं बना या हमने नहीं पैदा किया। गालिबन 25 साल से यहाँ एक खिला है और इसे पुर करने की कोशिश अब तक नहीं की गई। सिर्फ वोट देना और उन लीडरों के पीछे जय जयकार करते उनकी सेल्फी लेकर स्टेटस लगाना, इसी को बड़ा कारनामा समझा जा रहा है, जबकि कोई कारनामा नहीं है बल्कि गुलाम जहनियत की अलामत है। इससे पहले कर्नाटक से कई मुस्लिम एमपी रहे, जिनमें बेलगाम जिले के बैलोंगल से नबी साहब नागनूर इंदिरा कांग्रेस से जीतकर एमपी रह चुके, लेकिन इस वक्त इसकी तरफ बिल्कुल मुसलमान मुतवज्जा नहीं। मुसलमानों को चॉकलेट देकर बहलाया जाता रहा है और मुसलमान चॉकलेट को बड़ी चीज समझकर खुशफहमी में मुब्तला है, जबकि इस चॉकलेट की आड़ में हमसे हमारा सियासी वजूद छीना जा रहा है। आमतौर पर मुसलमानों को टिकट इसलिए भी नहीं दिया जाता कि वहां दीगर समाज के वोट मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ इस बार कई नुमाइंदों को खुद अपने समाज के वोट नहीं मिले, सिर्फ मुसलमानों की वोट उनके हिस्से में आए हैं। तो अब इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? क्या ये नुकसान नहीं हुआ है? जब आपके अपने नुमाइंदे भी हार रहे हैं तो एक मुसलमान को टिकट देने पर इतनी दिक्कत क्यों? बेलगाम से जिस तरह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, यहां से भी काफी उम्मीदें थी, अब इसका क्या? खैर, कुछ अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज करना हमारी जिम्मेदारी थी। बाकी आप जाने, आपकी सियासत जाने। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एस इंडिया।